आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लेकर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14, राइट। अगर अभी तक आपने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट नहीं की है, वीडियोस कंप्लीट नहीं की है, या एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 1 नहीं किया है, तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए और अपना बैकलॉग खत्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, राइट। चले तो फटाफट सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए तो स्टार्ट करें, जल्दी बताइए, स्टार्ट करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है देखते हैं। चलिए भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें इंक्लूड रहते हैं हमारे कौन, जल्दी बताइए, बैक्टीरिया, मतलब आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, जल्दी बताइए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सब आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया जो है उनके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, राइट। चलिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो अगर मैं साइज की बात करूं तो ये 0.12 यहां पर कितना होता है, जल्दी बताइए, क्या होता है, किसमें होता है, मिलीमीटर में, किसमें होता है, मिलीमीटर में, राइट। फिर हम बात करें कि इनके पास 3 प्रोटेक्टिव एनवेलप होती है, लेयर होती है। इनका पहली सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर कहते हैं। ये टफ होती है तो कैप्सूल, स्मूथ होती है तो स्लाइम लेयर। फिर दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, जल्दी बताइए। दूसरा पॉइंट था कि इनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इनका जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। सेल वॉल के एक्सटेंशन को हम फ्लैजेला बोलते हैं, कुछ पढ़ा था। चलिए तो देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आर दो सेल दैट डज नॉट पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये कि प्रोकैरियोटिक सेल में भाई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पर न्यूक्लियोइड होता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए तो ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं, क्या है, जल्दी बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं, बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, जल्दी बताइए, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया, राइट। अब देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर एज फॉलोज। तो प्रोकैरियोटिक सेल के आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। तो देखिए, दे आर स्मॉल इन साइज, इनका साइज छोटू सा होता है, कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर। दे डू नॉट पजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो मैंने ये पॉइंट आपको बोल दिया था
कि भाई इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट। तो नॉट पजेस का मतलब क्या है यहाँ पर? एब्सेंट, राइट। वहीं पर दे हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड प्लाज्मिड। तो भाई इनके पास सिंगल सर्कुलेटेड डीएनए होता है। कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और इसके अलावा इनके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है? जल्दी बताइए। एक्स्ट्रा डीएनए है, ठीक है, जो कि किसका काम करता है? ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया में, राइट। यहाँ पर ये बैक्टीरिया का यूज भी करते हैं हम इसको, इस प्लाज्मिड को। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटो रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है और इसके पास क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ये हम देखेंगे कहाँ? बायोटेक्नोलॉजी में। कहाँ पर? बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में, राइट। दे पजेस मीजोजोम। हमने बताया था कि बैक्टीरिया की 3 मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन को हम ग्लाइको कैलेक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है, टफ होती है तो कैप्सूल, स्मूथ होती है तो स्लाइम लेयर। दूसरी लेयर होती है सेल वॉल, ठीक है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके एक्सटेंशन को हम फ्लैजिला कहते हैं, राइट, सीलिया कहते हैं, एंड फिम्ब्रियाई भी होती है इसमें। देन उसके बाद हमने थर्ड मेम्ब्रेन पढ़ी थी जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे, और इसी के इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। और हमने इनके फंक्शन पढ़े थे, तो ये किस में हेल्प करता है? जल्दी बताइए। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो इसका फंक्शन जो है किसके जैसा है? जल्दी बताइए। इसका फंक्शन जो है ये एग्जैक्टली किसके जैसा दिख रहा है? कुछ कुछ, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे वाले पार्ट। तो यहाँ पर ये भी क्या है? मीजोजोम है, एनालॉगस है किसके? बताइए। क्रिस्टे के। किसके? क्रिस्टे के। अब देखिए, सम आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम आर सेप्रोफिटिक। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया होते हैं, राइट। और बैक्टीरिया ज्यादातर जो है वो कैसे होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक। मतलब ये डेड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं? डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके उनसे क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट। तो दोनों टाइप के होते हैं बैक्टीरिया। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो जल्दी बताइए भाई, अभी तक किस बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं करी? कितने बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं करी? जल्दी बताओ। नहीं की तो जल्दी से कर दो, है ना, किस बात की देरी? जल्दी से कर दिया करो, अच्छे काम कर दिया करो। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन। तो इनका कहना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, और इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। बताया था कि नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ number of cell हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। कौन कौन से? पहला जो है वो हो जाएगा हमारा यूनिसेलुलर। क्या हो जाएगा? यूनिसेल्युलर। और दूसरा क्या हो जाएगा? मल्टी सेल्युलर। क्या हो जाएगा? मल्टी सेल्युलर, राइट। यूनिसेल्युलर में मैंने क्या बोला था कि सिंगल सेल से बना है ये ऑर्गेनिज्म। किससे बना है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेल्युलर का मतलब क्या है? ये क्या है? मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसकी बॉडी बहुत सारे सेल से
बनी हुई है। अब बहुत सारे सेल में क्या आ जाएगा, 2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल्स, राइट। यहाँ पर देखिए मिलियन ऑफ सेल, ट्रिलियन ऑफ सेल्स भी आ जाएंगे उसमें। अब यहाँ पर एक ही सेल सारे फंक्शन करता है, मतलब सिंगल सेल परफॉर्म, यहाँ पर सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इनमें क्या नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है। क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है, राइट। वहीं पर मैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो यहां पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टिश्यू और टिश्यू, या मैं बोलूं डिफरेंट सेल टिश्यू organ system perform different activities, perform डिफरेंट एक्टिविटीज, इसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इसे हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेल या टिश्यू जो है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि डाइजेशन का काम कोई दूसरा टिश्यू या सेल कर रहा है, या फिर मैं बात करूं ऑर्गन कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम कर रहा है, रेस्पिरेशन का काम कोई और कर रहा है, सर्कुलेशन का काम कोई और कर रहा है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है और यहाँ पर ये सारे काम एक सिंगल सेल कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज सेल एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, जल्दी बताइए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगी बॉडी की वो क्या होता है, सेल। ठीक है, द सेल्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर टू फॉर्म टिश्यूज। ठीक है, तो सेल अरेंज होके क्या बनाते हैं, टिश्यू, लाइक ब्लड, बोन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड, बोन क्या है, टिश्यूज है, राइट। एंड दीज टिश्यू आर अरेंज्ड इन अ मैनर टू फॉर्म ऑर्गन, है ना। और ये टिश्यू जो है अरेंज होंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गन, लाइक हार्ट, किडनी और अदर ऑर्गन्स, राइट। वहीं पर दीज ऑर्गन फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या मैंने यही सारे पॉइंट बोले थे, बताओ, एक भी पॉइंट छोड़ा क्या मैंने, अब बताइए। एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हर एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर काम का बंटवारा हो गया। डाइजेशन का काम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का है, राइट, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है ना। वहीं पर हम बात करें सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, फ्लूइड को सर्कुलेट कराने का बॉडी का। तो हर एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर काम है, मतलब यहाँ पर भाई काम का बंटवारा कर दिया गया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, राइट। वहीं पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ऐसा घर है जिसमें मम्मी ही सारे काम को परफॉर्म कर रही है, सारे काम कर रही है, चाहे वो खाना बनाना हो,
आपको मार्केट से कुछ सामान लाना हो, आपको स्कूल के लिए रेडी करना हो, बैग पैक करने हो, टिफिन जो भी है, तो सारे के सारे काम मम्मी कर रही है, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। वहीं पर अगर एक ऐसी फैमिली है जिसमें छोटा बच्चा कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें किसी ना किसी तरीके से कोई हेल्प हो रही है, बड़ा बेटा बाहर से सब्जी लेकर आ रहा है, मम्मी ने बोला कि बेटा सब्जी लेकर आओ, मम्मी खाना बना रही है, पापा ऑफिस जाके कुछ काम करके आ रहे हैं, बीच में एक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पापा घर पे मम्मी का हाथ बटा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे लोग अपने अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इसे हमने क्या बोला, डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होगा, यहाँ पर काम का बंटवारा होगा, तो एक पर्टिकुलर इंसान को एक पर्टिकुलर काम मिला है तो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्या होगा, काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, हायर लेवल पे होगा, राइट। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ। चलिए भाई ये बताइए कि सेल जो है लाइफ की बेसिक यूनिट है और इसको ब्रीफ में अच्छे से डिस्कस कीजिए, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू कुछ चीजें हो गई, ठीक है, चेयर है, कुछ है, तो आपने बोला कि ये चेयर है, राइट। अब किससे बनी है, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे बनी है, तो आपने बोला मैम ऑर्गन से बनी है, हमारे स्केलेटल सिस्टम है, ये है वो है। मैं बोलूँगी चलो इसके सबसे छोटे बेसिक लेवल पे जाओ कि ये चीज़ किससे बनी है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है इसकी, तो आप बोलोगे मैम किडनी, या मैं बोलूँ कि बोन्स, तो ये भाई ऑस्टियोसाइट सेल से बनी है, जो बोन है वो ऑस्टियोसाइट सेल से बना, तो क्या है इसकी बेसिक यूनिट, सेल ना। तो हमारी बॉडी जो पूरी बनी है किससे बनी है, सेल से। एक और एग्जांपल समझाती हूँ। हम बात कर रहे हैं कि पूरा एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, जिसमें कांच लगे हैं, बहुत अच्छे रूम्स है, फर्नीचर है, बट मैं बोलूँगी इस बिल्डिंग की नींव क्या है, इस बिल्डिंग की सबसे बेसिक यूनिट या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो आप बोलोगे मैम ब्रिक। अगर ब्रिक ही नहीं होती तो हम बिल्डिंग कैसे उठा लेते, आपके मन में आ रहा होगा मैम सीमेंट से बना लेंगे हम बिल्डिंग, सीमेंट से इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, बिना ब्रिक्स क्यों रखे, नहीं बनेगी ना। तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, ब्रिक। वैसे ही हमारे बॉडी बहुत सारी, इतनी बड़ी बॉडी है, बहुत सारे ऑर्गन से बनी हुई है, बट उस ऑर्गन का भी सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट है सेल, ठीक है। तो सेल यहाँ पर क्या हो जाती है, बॉडी की या ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट, क्या हो जाती है, बेसिक यूनिट। तो भाई देखिए, जो जो फंक्शन ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर कर रहे हैं वैसे ही फंक्शन सारे सेल लेवल पे भी होंगे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सेल जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, क्या है, सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स है, दैट फंक्शन टुगेदर, जो कि क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं एक साथ मिलकर, टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, किसको बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया हमें कि ये टुगेदर फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, सारा कंट्रोल में है, तो ये टुगेदर फंक्शन कर रहे हैं ना, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे कनेक्ट है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है और उन गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किसका काम का है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, राइट। वहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या है, कनेक्शन है, तो ये क्या कर रहे हैं, टुगेदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, राइट। ईच ऑर्गन सिस्टम लाइक द नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा इंक्लूड सेवरल ऑर्गन्स, है ना। अगर मैं बात करूं किसी भी सिस्टम की, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, तो एक सिस्टम के अंदर सेवरल ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि मैं सबसे बेसिक बताती हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी क्या हो गई, लिप्स हो गए, ठीक है, टंग हो गई, बकल कैविटी जो है आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस आ जाएगा आपका, उससे पहले फेरिंग्स आ गया, स्टमक आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इतनी सारी चीज़ें, पैनक्रिया, ठीक है, आपका लिवर, ये सारे के सारे ऑर्गन्स क्या है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे सेवरल ऑफ ऑर्गन जो है वो इंक्लूड होते हैं, राइट। एंड दीज ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज,
और ये ऑर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। हो सकता है एक टिश्यू का एक ऑर्गन बना हो, या दो टिश्यू का, या चारों टाइप के टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन है वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना होता है, राइट। अ टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय कंबाइंडली बाय द सेल्स, ठीक है। और टिश्यू कैसे बना, सेल के कॉम्बिनेशन से। सेल यहाँ पर क्या हो गए, जल्दी बताइए। यहाँ पर ग्रुप कर लिया एक सेल ने, और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल, बहुत सारे सेल मिलकर कॉम्पैक्टली पैक होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हमने क्या बोल दिया, टिश्यू। मतलब टिश्यू में क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, एंड विथ ईच अदर एंड परफॉर्म अ शेयर्ड फंक्शन, ठीक है। ये सारे जो टिश्यू में सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, शेयर्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अ सेल कैन डू ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन डू, तो सेल वो सारी चीजें कर सकता है जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, राइट। जैसे कि रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म कर रहा है, एक्सक्रीशन ऑर्गेनिज्म कर रहा है, डाइजेशन ऑर्गेनिज्म कर रहा है, तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो सेल भी कर सकता है। इसलिए हम सेल को क्या बोल रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। This is the reason the cell are called the basic building block of all the organism। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, ऑल द ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स। ओके, तो न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या है। चलिए तो देखते हैं न्यूक्लियर पोर के बारे में। तो चलते हैं न्यूक्लियर पोर की तरफ, किसकी तरफ, न्यूक्लियर पोर की तरफ। तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है एंड एक इनर मेम्ब्रेन होती है, राइट। ऐसा ही पढ़ा है हमने, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, यही पढ़ा हमने। फिर क्या पढ़ा हमने कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, फ्यूजन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, फ्यूजन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्यूज, राइट। तो यहाँ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई, फ्यूज। तो हमने फ्यूज करा दी है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, पोर बन रहा है। क्या बन रहा है, पोर। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो ये है हमारे न्यूक्लियर पोर। अब आप बताइए न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन होता है, जल्दी बताइए। तो क्या फंक्शन है, जल्दी बताइए। न्यूक्लियर पोर क्या करता है, कैसे बना, बताइए। तो न्यूक्लियर पोर जो है कैसे बना, न्यूक्लियर पोर जो है कैसे बना, बताइए। बाय द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से क्या बना है आपका, जल्दी बताइए, न्यूक्लियर पोर। वैसे अगर और चीज़ें आपको याद रखनी है तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, राइट। ये क्या है, ये वो स्पेस है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। वहीं पर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये क्या हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल, राइट। राइट, ये क्या हो गई हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ये क्या हो गई हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। और हमने क्या देखा था कि यहां पर आपको क्या मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं आपको कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, जिन्हें हम क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, न्यूक्लियोलस। ये क्या है न्यूक्लियोलस, ये क्या हो गया न्यूक्लियोलस, राइट। चलिए, तो ये तो हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपके न्यूक्लियस का। बट हमें बात करनी है न्यूक्लियर पोर की। किसकी बात करनी है, न्यूक्लियर पोर की। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि न्यूक्लियर पोर बना कैसे, फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फ्यूजन से एक स्मॉल पोर बना, जिसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, सिंपल सी बात है भाई, ये वो दरवाजा है जो ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से कनेक्ट कर रहा है, राइट। मतलब साइटोप्लाज्म से किसी चीज को अंदर जाना होगा तो इसी से जाएगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म से किसी चीज को बाहर आना होगा तो इसी के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जल्दी बताइए। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन बना रहा है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स का, जो प्रोटीन की जरूरत है, आरएनए की जरूरत है, उससे क्या होता है, कुछ प्रोटीन आरएनए जो है कहाँ जाते हैं, आपके साइटोप्लाज्म से में जाते हैं, एंड साइटोप्लाज्म से जो प्रोटीन की जरूरत है वो कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। क्लियर है, समझ में आया क्या फंक्शन है। तो समझ में आ गया न्यूक्लियर पोर का काम क्या है। साइटोप्लाज्म से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियस के अंदर, या जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियस के अंदर, वो कहाँ से जाएगा, इसी पोर के थ्रू जाएगा, राइट। वहीं पर न्यूक्लियोप्लाज्म से जो आरएनए है, प्रोटीन जो है, वो कहाँ पर जाएगा, जल्दी बताइए, साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है एक्सचेंज के लिए। किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, राइट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, तो हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये आगे। तो देखिए, न्यूक्लियर पोर आर स्मॉल होल्स, ये क्या है, छोटे छोटे होल्स है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियर एनवेलप। कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ऑफ द न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियर पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये न्यूक्लियर पोर कैसे बने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फ्यूजन से बने। किससे बने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फ्यूजन से। दीज स्मॉल होल्स ओनली अलाउ सम स्पेसिफिक सब्सटेंस। ये जो स्पेसिफिक होल है, जो स्मॉल होल्स है, ये ऐसा नहीं कि हर किसी को अलाउ कर देंगे, कुछ ही स्पेसिफिक सब्सटेंस को अलाउ करेंगे जिनकी जरूरत है, राइट, टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। कहां से, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, या बैक टू द न्यूक्लियस, या कहां से, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस का ट्रांसफर कर रहे हैं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंड न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। However, they allow few molecules like RNA and protein to move in both the direction। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं प्रोटीन एंड आरएनए को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाने के लिए एंड न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, राइट, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं किसको, आरएनए एंड प्रोटीन के मूवमेंट को, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, फंक्शन इंक्लूड्स। अब न्यूक्लियर पोर के क्या फंक्शन होते हैं, प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भाई ये न्यूक्लियर पोर जो है क्या कर रहे हैं, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसकी स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करके रख रहे हो, राइट। रिटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। किसको, न्यूक्लियस के शेप को बनाए रखने के लिए ये हेल्प कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। एंड ये क्या कर रहे हैं, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसका मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर, राइट। चलिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बोथ लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर येट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शंस कमेंट। ओके, तो हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या थे, एक से ज्यादा ऑर्गेनेल मिलकर एक फंक्शन को टुगेदर ये क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं ना कोऑर्डिनेटेड मैनर, उसे हमने क्या बोला था, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंड एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के कौन कौन पार्ट थे हमारे, हमारा ये जो क्या हो गया, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा गोल्गी अपैरेटस हो गया, हमारा लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे के सारे किसके पार्ट थे, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के, किसके, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट थे, राइट। तो हमें यहाँ पर लाइसोसोम एंड वैक्यूल की बात करना है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या करते हैं। तो मैं पहले समझाती हूँ लाइसोसोम की, ठीक है। लाइसोसोम को बनाया किसने, गोल्गी अपैरेटस ने। किसने बनाया, गोल्जी अपैरेटस ने। गोल्जी अपैरेटस ने किसने बनाया, लाइसोसोम को। क्या फंक्शन है, कैसा दिखता है, क्या काम है, सब देखते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें मोर देन 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, एक्सेप्ट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है, राइट। उसके बाद ये क्या है, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, और एसिडिक पीएच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन आयन के चैनल्स, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन कहाँ आते हैं, ये जो इनर स्पेस है लाइसोसोम का, वहाँ पर आते हैं और उस मीडियम को एसिडिक बनाते हैं। एंड इस एसिडिक मीडियम की वजह से लाइसोसोम में प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं एंड डाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। फिर मैंने दूसरी बात ये भी बोली थी कि लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग है। क्या है, सुसाइडल बैग, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस शो करता है। क्या करता है, कैसे करता है, वो भी देख लेते हैं। जब एक सेल डैमेज हो जाता है या उसके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करता है, लाइसोसोम बस्ट होता है और अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जैसे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे वो उस सेल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, डाइजेस्ट। क्लियर है। वहीं पर अगर मैं वैक्यूल की बात करूं तो वैक्यूल भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो वैक्यूल होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलती हूँ, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर गैसेस का स्टोरेज होता है, टॉक्सिन मटेरियल का स्टोरेज होता है, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज होता है, पिगमेंट्स का स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होकर रखती है, राइट। इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो होता है सेल की एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म जो वैक्यूल का इनर स्पेस है उसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो हायर होता है, राइट। इसकी वजह से ज़्यादा पानी जो है कहाँ जाता है, इस वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल जो है एक्सपेंड करता है। वैक्यूल जैसे ही एक्सपेंड करेगा तो सेल भी क्या करता है, एक्सपेंड। तो वैक्यूल जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए हमारे किसके, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के। तो देखते हैं बोथ लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल आर सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दोनों कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस, मतलब दोनों पे एक एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बोथ परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। दोनों के फंक्शंस क्या है, अलग अलग है, राइट। देखिए, लाइसोसोम कैन हाइड्रोलाइज ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लाइसोसोम जो होता है वो हर प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कर सकता है, हाइड्रोलाइज कर सकता है, मतलब डाइजेस्ट कर सकता है। क्यों, एक्सेप्ट सेल्यूलोज। किसको, सेल्यूलोज को छोड़ के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट। क्यों नहीं कर पाता है, बिकॉज क्यों कर पाता है, सॉरी, हाइड्रोलाइज क्यों कर पाता है, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास 40 से ज्यादा टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं डेट वर्क अंडर द एसिडिक पीएच, जो कि किस पे वर्क करते हैं, एसिडिक पीएच पे। दे परफॉर्म फैगोसाइटिक फंक्शंस एंड हेंस आर नोन एज सुसाइडल बैग। ये क्या करते हैं, फैगोसिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फैगो मतलब क्या है, खाना। सिटिक मतलब सेल, सेल को खाना, ईट करना इज कॉल्ड फैगोसिटिक, ठीक है। क्यों फैगोसिटिक फंक्शन शो कर रहा है या क्यों इसे सुसाइडल बैग बोल रहे हैं, सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परफॉर्म करता है फैगोसिटिक फंक्शन। कैसे फैगोसिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है वो मैंने बता दिया कि अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में, एंड जो डैमेज सेल है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। वहीं पर हाउएवर द वैक्यूल्स आर नॉन साइटोप्लाज्मिक सेक।
ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो क्या है, नॉन साइटोप्लाज्मिक सेक्स होते हैं, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, किसके थ्रू कवर है, मेम्ब्रेन के थ्रू, सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर है, एंड इट इज फॉर्म्ड इन एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों में फाउंड होते हैं, मतलब एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड प्लांट सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, राइट। बोथ दैट कंटेन सैप, इसमें क्या होता है, दोनों में जो एनिमल और प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सैप होता है, वाटर, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सेट्रा, टॉक्सिन्स, पिगमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती है, वैक्यूल के अंदर, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बिना किसी देरी के फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो हमारे लेट लपीत शिष्य हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइट। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल, जो मेम्ब्रेन वैक्यूल को सराउंड करती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल इन नेचर। ये मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, सेमी परमिएबल, मतलब कुछ चीज़ को अलाउ करती है, कुछ चीज़ को अलाउ नहीं करती। वैक्यूल सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म। तो मैंने बोला ना, ये स्टोर हाउस है, ये डस्टबिन है, तो यहाँ पर जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर वो कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, वैक्यूल के अंदर। हाँ, अभी मैंने बोला टॉक्सिन्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस ही होते हैं, तो वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, वैक्यूल के अंदर। और साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किससे, हार्मफुल सब्सटेंस से, राइट। एंड मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिडिटी। और ये क्या मेंटेन करता है, वैक्यूल ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है वो प्रेशर लगाता है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्जिडिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक बलून है, ये क्या है, एक बलून, राइट। पहले ये बलून ऐसा था, ठीक है, ये बलून ऐसा था, आपने इसमें हवा भरी, एयर भरी या पानी भर दिया, चलो वाटर भर दिया, इसमें क्या भर दिया, वाटर। तो इस बलून में जब वाटर भरा तो ये ऐसा फैल गया, टर्जिट हो गया। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर लगाएंगे, किस पर, बलून की वॉल पर, इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्जिडिटी कहते हैं। टर्जिडिटी का मतलब ये टर्जिट हो गया, फैल गया, फूल गया, राइट। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्जिडिटी के लिए, राइट। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए, किस में होता है, अमीबा में। किस में होता है, अमीबा में, राइट। तो अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑस्मो मतलब यहाँ पर क्या है, जल्दी बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, राइट। तो यहाँ पर आयंस के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है, सेल के अंदर आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब देखिए, द अदर टाइप ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, द अदर टाइप ऑफ वैक्यूल इज नोन एज food vacuole. It store the food while the gas vacuole store the metabolic gases, takes part in the buoyancy regulation. तो यहाँ पर जो फूड वैक्यूल होता है वो फूड को स्टोर करेगा, एनिमल्स में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, राइट। यूकैरियोट्स में कौन सा फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वहीं पर गैस वैक्यूल जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, मतलब बैक्टीरिया में, राइट। किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में, मतलब बैक्टीरिया में। और ये स्टोर करता है मेटाबॉलिक गैसेस को, ठीक है। तो जो बायोन्सी मिलती है वो बायोन्सी किसकी वजह से मिल रही है, गैस वैक्यूल की वजह से, क्योंकि गैस किसी चीज़ में भरती है तो वो कैसा हो जाएगा, लाइट वेट होगा, लाइट वेट होगा तो उसको क्या मिलेगी, बायोन्सी, क्या मिलेगी, बायोन्सी, राइट। तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। ओके, तो हमें लेवल डायग्राम के साथ न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर बताना है, हाँ स्ट्रक्चर ही बताना है। ओके, चलिए तो हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। पहला स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियस का ही है ना, किसका है, पहला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। तो हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बना के रखा ही है, तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए,
तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। क्या आपको सेंट्रोसोम याद है? क्या आपको सेंट्रोसोम याद है? ओके, तो हम उसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर मुझे इस तरीके से कुछ याद आ रहा है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल बॉडी होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल कितने डिग्री पे होते हैं बताइए? 90 डिग्री पे। एक दूसरे से कितनी डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर। तो ये क्या है? सेंट्रियोल। और ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर, राइट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम। क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है इसमें क्या है? 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ये क्या है? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल जो है एक दूसरे से कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। ये भी क्या है? सेंट्रियोल है, राइट? अब बेटा ये जो सेंट्रियोल जो है वो किससे मिलकर बना है? ये सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है ये किससे मिलकर बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से। तो अब मैं इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ, ठीक है? इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ, राइट? मतलब मैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चलते हैं सेंट्रियोल की तरफ। तो देखते हैं सेंट्रियोल। चलिए, ये हमारा क्या हो गया? सेंट्रियोल। तो देखिए यहां पर सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट के मतलब 3 के पेयर में होते हैं, राइट? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट? तो ऐसे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं किसके? माइक्रोट्यूब्यूल के। और ये ट्रिपलेट्स जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कनेक्टेड, राइट? तो ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड। ओके, तो ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो गए? इंटरकनेक्टेड। यहाँ एक को क्या बोलती हूँ मैं? माइक्रोट्यूब्यूल। एक को क्या बोलूंगी? माइक्रो ट्यूब्यूल। क्या बोलूंगी? माइक्रो ट्यूब्यूल, राइट? और इस पूरे को मैं क्या बोलूंगी? ट्रिपलेट। क्या बोलूंगी? ट्रिपलेट, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। क्या हो जाएंगे? ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, राइट? तो ऐसे कितने 9 ट्रिपलेट्स हैं किसके? माइक्रोट्यूब्यूल के, जो कि पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। पेरीफेरी का मतलब आउटर साइड, राइट? और बीच में ये सेंटर है सर्कल का, और सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता। मैंने फ्लैजेला और सीलिया का एक्सोनिम बनाया था जब, तो मैंने वहां पर 9 डबलेट्स बनाए थे पेरीफेरी पे, और 2 सेंटर में क्या बनाए थे? सिंगलेट। बट यहां पर नहीं होते, राइट? तो इस ब्रिज को जो कि कनेक्ट कर रहा है किसको? 2 ट्रिपलेट को, इसे हम कहते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। इंटर ट्रिपलेट ब्रिज का मतलब ट्रिपलेट्स के बीच में ब्रिज है ना, और बीच के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? इंटर। मतलब इन बिटवीन 2 ट्रिपलेट के बीच में जो ब्रिज होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। अब ये इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, जो इंटर ट्रिपलेट है आपके, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं, आपके जो ट्रिपलेट्स हैं, राइट? इन ट्रिपलेट में किसी एक माइक्रोट्यूब्यूल से क्या निकला होता है? जल्दी बताइए। रेडियल स्पोक्स निकली होती है। जैसे कि मैं बात करूं, इस सर्कल का सेंटर ये है, राइट? तो यहां से हर एक से क्या निकली रहेगी? एक स्पोक निकली रहेगी,
है ना, एक माइक्रोट्यूब्यूल से क्या निकली रहेगी, स्पोक निकली रहेगी। इस स्पोक को हम कहते हैं तो ये जो स्पोक है इसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक। क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक, जो कि किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। तो ये रेडियल स्पोक जो है ये किससे बनी हुई है, प्रोटीन, राइट। और ये जो है सेंटर में आपको जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, इसे हम कहते हैं हब। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हब, जहां पर सारी रेडियल स्पोक आके जुड़ी हुई है, राइट। तो ये हो गया हमारा हब। और हब कैसा होता है, प्रोटीनेशियस। कैसा होता है, प्रोटीनेशियस, मतलब किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। राइट, तो हब कैसा होता है, प्रोटीनेशियस, राइट। अब मैं बात करती हूं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका अरेंजमेंट कैसा है। ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील लाइक मतलब जो बैलगाड़ी है उसके पहिए के जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर आपसे अरेंजमेंट पूछा गया कि अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बताइए, तो आपको क्या बताना है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल arrangements of microtubule, तो क्या होगी, जल्दी बताइए कैसी अरेंजमेंट दिख रही है आपको, 9+0 अरेंजमेंट। 9 क्या है, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स है। और ये क्या है, 0। सेंटर में क्या है, एक भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, सेंट्रियोल का। किसका स्ट्रक्चर है ये, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। किसका, सेंट्रियोल का, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है बताइए, सेल डिवीजन में। एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होता है वो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। किस में, सेल डिवीजन में। तो देखते हैं, तो न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, न्यूक्लियस की, तो ये क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। मैंने बोला था कि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल का मतलब क्या है, ये पूरे सेल की एक्टिविटी को, सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए मैंने इसको कहा था कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। और क्या बोल रही थी, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि आपका ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस जो है पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मैंने इसे क्या बोला, ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। अब देखिए, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये क्या प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। It relatively large and spherical in shape and it is composed of the following structure, right? तो देखिए, nucleoplasm, it is the fluid filled in the nucleus. nucleoplasm क्या है, मैट्रिक्स है, fluid filled मैट्रिक्स है, जिसे हम nucleoplasm कहते हैं, containing enzymes, proteins, nucleosides and other factor responsible for the functioning of genetic material, right? तो भाई जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन होता है, और क्या होता है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जो भी एंजाइम इन प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, राइट, कि भाई ये क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड करके क्या बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड है, और ये राइबोसोम दिख रहा है, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो भाई न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ये तो हमें समझ में आ गया। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवलप। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर एनवलप। इट इज डबल मेम्ब्रेन एनवलप, है ना। न्यूक्लियर एनवलप का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी कवरिंग जो है ये डबल मेम्ब्रेन एनवलप है, इन विच द न्यूक्लियस इज कॉन्स्ट्रेन्ड बाय द न्यूक्लियर पोर। और इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। It has tiny pores which serve as a channel for substance to pass in and out. इन्हीं न्यूक्लियर एनवलप में स्मॉल पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, क्योंकि ये किस में पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इसलिए इनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, राइट। और इन्हीं पोर के थ्रू कोई सब्सटेंस जो है वो इन और आउट होता है न्यूक्लियस से। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, राउंड इरेगुलरली शेप्ड नेकेड structure attached to the chromatin. It produces ribosome unit and protein. ठीक है, तो rRNA जो है वो कहाँ पर बनता है, राइबोसोमल RNA जो है वो कहाँ बनता है, बताइए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमैटिन। दे आर फाइन नेटवर्क of thread-like structure containing DNA and few proteins such as histone, RNA and non-histone proteins। ठीक है, तो भाई क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो ये कैसा है, कलर थ्रेड है ना। तो ये कलर थ्रेड जो है वो क्या है, जल्दी बताइए। डीएनए जो है वो किस पे रैप हो गया, हिस्टोन प्रोटीन पर, बेसिक प्रोटीन पर। एंड ऐसा लग रहा है कि एक धागे में कलरफुल बीड्स आपने, या मतलब मैं बोल दूं मोती पिरो दिए, राइट। तो ये क्रोमैटिन में क्या क्या चीज होती है, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। ये कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडेंसेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और इन्हीं में क्या होता है, जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन में इन्हीं का कंडेंसेशन होता है। मतलब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन जो है वो बिगिन हो जाता है प्रोफेज में एंड कंप्लीट होता है मेटाफेज में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। द सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रियोल कैसे है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, लाइज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं, टू ईच अदर कॉल्ड सेंट्रियोल। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स, राइट। These centrioles are linked with each other। ये सेंट्रियोल जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, राइट, बाय द इंटरकनेक्टेड फाइबर्स। किसके थ्रू, इंटरकनेक्टेड फाइबर्स के थ्रू। ईच सेंट्रियोल हैज कार्ट व्हील अरेंजमेंट। अभी हमने बनाया था कि ये सेंट्रियोल जो है इसका अरेंजमेंट कैसा है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ओके, विच इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, जो कि किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट से, दैट आर इवनली प्लेस्ड इन अ रिंग, जो कि कहाँ पर, रिंग में प्लेस्ड है, इवनली मतलब उनका स्पेस जो है वो बराबर है। अ प्रोटीनेशियस हब इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल, तो यहाँ पर सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीनेशियस हब, ओके, part of the centriole which connected to the triplets by a central radial spoke, जो कि क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किससे, ट्रिपलेट से बाय अ रेडियल स्पोक। क्या क्लियर है, और रेडियल स्पोक क्या है, किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट,
चलिए भाई, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का, और यही सेंट्रियोल जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर अलाइन हो जाएंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे फाइबर के थ्रू। तो ये क्या बना लेंगे, जल्दी बताइए? सेंट्रोसोम। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, जल्दी बताइए? रेडियल स्पोक हो गई, रेडियल फाइबर, ये कनेक्टिंग हो गया, ठीक है, ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। मतलब ये कनेक्टिंग वाला फाइबर जो है ये क्या है? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। क्या है? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। और ये रेडियल है, और ये क्या है? हब। क्या है ये? हब। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? अब देखिए, द सेंट्रियोल प्ले अ वाइटल रोल इन फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर्स। तो भाई हमने जैसे कि आपको जब सेंट्रियोल पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था आपको कि सेंट्रियोल जो है उसका रोल है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। कैसे? स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, देखिए यहां पर सेंट्रियोल क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन। ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ते जाते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर कैसे बने? फॉर्म by the polymerization of माइक्रोट्यूब्यूल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पिंडल फाइबर किससे बने हैं तो आपको क्या बोलना है? माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन से, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एंड क्या बोल रहा है? व्हाट इज सेंट्रोमेयर? हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम सपोर्ट योर आंसर with diagram showing the position of centromere on different type of chromosome। देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं सेंट्रोमेयर की। तो सेंट्रोमेयर क्या होता है? देखिए बेटा, जब डीएनए में कंडेंसेशन होता है, राइट, डीएनए में जब कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है? एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। तो ये डीएनए में जब डीएनए का कंडेंसेशन हो रहा था तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन बना, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना, जिसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब बात आती है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑन द क्रोमोसोम हमने क्लासीफाई किया है क्रोमोसोम को 4 टाइप में। मेटासेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये 4 टाइप के क्या होते हैं? आपके क्रोमोसोम होते हैं। तो हम देखते हैं क्रोमोसोम को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखिए क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमेयर आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। कहां पर मिलता है? न्यूक्लियस में। क्यों न्यूक्लियस में मिल रहा है? कि क्रोमोसोम या क्रोमैटिन जो है वो कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस में। ऑफ ईच सेल, ठीक है। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट नॉट विजिबल इन द सेल न्यूक्लियस। ठीक है, ये कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसमें विजिबल नहीं है? बताइए, विजिबल नहीं है आई से, राइट? बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट बिकम मोर टाइटली पैक्ड एंड देन ओनली इट इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है ये क्या होते हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे जो कैरियोकाइनेसिस होती है जिसके 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट?
तो ये प्रोफेज से क्रोमैटिन में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कंडेंस्ड होके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं मेटाफेज स्टेज में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये अच्छे से क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, राइट। चलिए, ईच क्रोमोसोम ज्वाइंट एट द सेंट्रोमेयर ऑफ द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हर एक क्रोमोसोम जो है वो ज्वाइन करता है किससे, क्रोमैटिड जो होती है क्रोमोसोम की वो ज्वाइन करती है सेंट्रोमेयर से और द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमेयर को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड हेंस कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। दीज सेंट्रोमेयर आर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये क्या है, ये सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है क्रोमोसोम का जहां पर आकर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं किससे, क्रोमोसोम से। ठीक है, स्पिंडल फाइबर एंड प्ले अ वाइटल रोल इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए मैं बताती हूं, ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये इसका क्या है, सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर पे प्रेजेंट होते हैं डिस्क लाइक प्रोटीन जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। और यहां पर क्या होता है बेटा, देखिए यहां पर क्या होता है, दोनों पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं वो जाकर अटैच होते हैं इसी काइनेटोकोर से। किससे, काइनेटोकोर से। ठीक है, तो यहाँ ये काइनेटोकोर से अटैच हो गए, राइट। और यहीं से अब क्या होगा, इन स्पिंडल फाइबर में डीपॉलीमराइजेशन होगा और क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाएगी किसमें, एनाफेज में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। मैंने क्या बोला था, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पर हमने क्रोमोसोम को क्लासिफाई कर दिया कितनी, 4 टाइप में। सबसे पहला यहां पर दिखा रहे एक्रोसेंट्रिक। क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट द सब टर्मिनल। सब टर्मिनल का मतलब क्या है, देखिए इसमें एक जो आर्म होती है वो काफी बड़ी होती है और दूसरी आर्म जो है वो छोटी होती है। दूसरी आर्म क्या होती है, छोटी, राइट, इस टाइप की, राइट। तो इसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ये क्या है, सेंट्रोमेयर। ये क्या हो गई, लॉन्गर आर्म। ये क्या हो गई, शॉर्टर आर्म। क्या हो गई, शॉर्टर आर्म, राइट। अब मैं इसका शेप बोलूं कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप क्या होता है, तो उसका जे शेप होता है। और मैंने बना के बताया था क्या, ये एक क्रोमैटिड की आर्म है। ठीक है, ये उसका सेंट्रोमेयर है, ये दूसरा है, ये दूसरी आर्म है क्रोमैटिड की, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको मोड़ा, तो ये कैसा शेप दिख रहा है, जे शेप, राइट। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का जो शेप होगा वो कैसा होगा, जे शेप। कैसा शेप होगा, जे शेप, राइट। और यहाँ पर सेंट्रोमेयर की पोजीशन कैसी है, सब टर्मिनल। टर्मिनल पोजीशन ये होती है उससे थोड़े से ऊपर है, तो ये क्या हो गई, सब टर्मिनल। क्या हो गई, सब टर्मिनल पोजीशन, राइट। वहीं पर हम बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, इन द एनाफेज स्टेज क्रोमोसोम आर जे शेप्ड। तो हमने बना दिया जे शेप्ड। अब देखिए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा टाइप है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सब मीडियन। क्या है, मीडियन से थोड़ा सा नीचे, सब मीडियन, एंड द एनाफेजिक क्रोमोसोम अपीयर्स लाइक एल शेप। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली देखिए ये सेंट्रोमेयर है, इसकी ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, बराबर आर्म है। बट क्या होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक आर्म है, राइट, ये क्या है, एक आर्म, ये दूसरी आर्म है। ठीक है, ये क्या है, दूसरी आर्म। तो यहाँ पर बराबर दिख रही है क्या आपको आर्म, नहीं, एक लॉन्गर है और एक शॉर्टर है।
ये लॉन्गर आर्म है, ये शॉर्टर आर्म है, राइट। और सेंट्रोमेयर की पोजीशन की मैं बात करूं, किसकी, सेंट्रोमेयर की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सेंट्रोमेयर की जो पोजीशन है वो कैसी दिख रही है बताइए, सब मीडियन। ये पोजीशन जो है कैसी है, मीडियम, बिल्कुल मिडिल में नहीं है, थोड़ी सी नीचे है, तो ये कैसी है, सब मीडियन। क्या है, सब मीडियन पोजीशन, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर जैसे कि ये सेंट्रोमेयर है, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, राइट। अब मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट जो है वो सेंट्रोमेयर है, अब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो कौन सा शेप बन रहा है, एल शेप। तो यहाँ पर इसका कौन सा शेप है, एल शेप। क्या है, एल शेप, राइट। क्या है जल्दी बताइए, एल शेप। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम the centromere is present in the middle and divides the chromosome into two equal parts. The chromosome appear V shape. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस फेज में जो सेंट्रोमेयर होती है बिल्कुल बीच में होती है। कहाँ पर होती है, बीच में, मतलब इसकी जो अपर आर्म है और लोअर आर्म है उनकी लेंथ क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, अपर आर्म, ये क्या है, लोअर आर्म, राइट। तो इनकी जो लेंथ है वो आपको क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। क्या दिखेगी, सेम। ये सेंट्रोमेयर जो है कहाँ पर है, मिडिल में है। कहाँ पर है, मिडिल में, राइट। सेंट्रोमेयर जो है वो कहाँ पर है, मिडिल में है। और इसकी आर्म का साइज जो है वो क्या है, इक्वल, ठीक है, इक्वल साइज आर्म, राइट। ये भी और ये भी। अब देखिए बेटा, जैसे कि मैं बात करूं, ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, और यहां पर ये जुड़े हैं, ये क्या है, जुड़े हुए। तो ये पॉइंट क्या हो गया, सेंट्रोमेयर। ये पॉइंट क्या है, सेंट्रोमेयर। और जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी तो ये कौन सा शेप बन रहा है, वी शेप। कौन सा शेप, वी शेप। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, वी शेप। क्या मिलेगा, वी शेप, राइट। नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल। सेंट्रोमेयर जो है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, टर्मिनल पर। एंड द एनाफेजिक स्टेज अपीयर आई शेप। तो देखिए यहां पर मैं अगर बात करूं तो जैसे कि ये एक आर्म है, राइट, और ये दूसरी आर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रोमेयर जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, जल्दी बताइए। ये वेरी लॉन्गर आर्म है, और ये क्या है, वेरी वेरी शॉर्ट आर्म, वेरी शॉर्ट आर्म। ये क्या है, सेंट्रोमेयर। क्या है, सेंट्रोमेयर। इसकी पोजीशन क्या है, जल्दी बताइए। सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है, टर्मिनल। क्या है, टर्मिनल, राइट। तो यहाँ पर जो आपको शेप मिलेगा वो कैसा शेप मिलेगा, आई शेप। कैसा शेप मिलेगा, आई शेप, राइट। तो ये आपको मिल रहा है आई शेप। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर हमने क्रोमोसोम को क्लासीफाई कर दिया 4 टाइप में, राइट। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम इज डिफरेंट टाइप। मोनोसेंट्रिक का मतलब क्या होती है, सिंगल सेंट्रोमेयर। डायसेंट्रिक का मतलब 2 सेंट्रोमेयर। पॉलीसेंट्रिक का मतलब मैनी सेंट्रोमेयर। एंड एसेंट्रिक का मतलब है देयर इज नो सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, राइट। चलिए तो ये क्या है, हमारे टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? जल्दी बताइए। तो यहीं पर हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट की है विथ एक्सप्लेनेशन, और हमने डायग्राम बनाया है, लेबलिंग की है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लाइव वीडियोज़ एंड लाइव वीडियोज़ एंड रिकॉर्डेड सेशन जो है टाइम पर डेली बेसिस पर अटेंड कर सके। उसके अलावा आपकी हमें फॉलो कर सकते हैं आप हमें कहाँ पर, जल्दी बताइए। ये है हमारा पेज जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स का पेज। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है या क्रोम पर जाना है और टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा, जिसमें क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के अंदर इंक्लूड रहेगा एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप यहाँ से पूरे सब्जेक्ट की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेल होंगे, राइट। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या वो यहाँ से अपनी फ्री एजुकेशन नहीं ले सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने यही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।